नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सीधे चलेंगे देहरादून, जहां पे विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। अपने शिक्षा मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और जिनके माध्यम से आज शिक्षा जो हमारी उत्तराखंड की शिक्षा है वो निश्चित रूप से पूरे भारतवर्ष में अग्रणी श्रेणी में पहुंचने का कार्य कर रही है। मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद शिक्षा के सभी हमारे अधिकारियों का भी करता हूं और मीडिया के साथी और अपने क्षेत्रवासियों का आभार, धन्यवाद, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मेरा अनुरोध है, इस कार्यक्रम को जिन्होंने सफल बनाने के लिए हमें हर समय अपना सहयोग दिया है, निर्देश दिए हैं, जिनके आदेश से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, विद्यालय शिक्षा मंत्री जी आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि कृपया वे हम सबको संबोधित करने का कष्ट करेंगे और स्वागत करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। तो कार्यक्रम में मौजूद है सीएम पुष्कर सिंह धामी। कुछ देर में अपना संबोधन भी देंगे, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि सीएम योगी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। लोक भवन में थोड़ी देर में शुरू होगी कैबिनेट की बैठक। सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी मिलना संभव है। इस बैठक में वर्तमान वित्तीय वर्ष में धान खरीद नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां ये बैठक बुला ली गई है, अब से कुछ ही देर में बैठक की शुरुआत होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। लोक भवन में थोड़ी देर में शुरू होगी कैबिनेट की बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कई ऐसे प्रस्ताव है जो कि इस बैठक में रखे जाएंगे और मुहर भी उन प्रस्तावों पर रखे जा सकते हैं। धान खरीद नीति को भी मंजूरी मिल सकती है। किसानों के लिए भी बड़ा लाभ यहां से निकल के सामने आ सकता है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी मिलना संभव है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में धान खरीद नीति को भी मंजूरी मिलना संभव है, क्योंकि पिछले दिनों देखा था किस तरीके से धान खरीद की नीति जो है उस पर कई सवाल उठाए जा रहे थे। अब ऐसे में ये बैठक में कहा जा रहा है कि किसानों के लिए कुछ न कुछ खुशखबरी निकल के सामने आ सकती है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी संभव है। ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि यूपी में कई दिनों से उठाए जा रहे थे लगातार, उन मुद्दों को भी इस बैठक में लाया जाएगा और उसके बाद मंजूरी मिल सकती है इस बैठक में। तो अब से कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक का ब्यूरो चीफ लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, ये बैठक शुरू हो चुकी है, नहीं हुई है तो कब तक शुरू होगी, क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल स्वीटी, देखिए आपसे मैच कुछ ही मिनटों में ये बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। लोक भवन में ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। 11 बजे का समय था और उसमें कैबिनेट के सभी सदस्यों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है और अब से मैच कुछ देर में ये कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। और माना जा रहा है कि आज इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव जो हैं वो रखे जाएंगे। 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को इसमें मंजूरी मिल सकती है। अलग अलग विभागों के कई अहम प्रस्ताव जो हैं वो आज इस बैठक में रखे जा सकते हैं, जिनको कैबिनेट अप्रूवल की आवश्यकता है। हालांकि वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं जो रखे गए और किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली, वो कैबिनेट के बाद में जब मीडिया ब्रीफिंग होगी उसमें स्पष्ट रूप से जो है वो पता चल पाएगा। लेकिन अभी जो माना जा रहा है उसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं। जिस तरीके से आप देखें तो बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को लेकर इसमें मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा धान खरीद की जो नीति है इस वित्तीय वर्ष को लेकर उसमें कई संशोधन किए गए हैं और नई नीति जो है वो उसको लेकर भी इस कैबिनेट बैठक के अंदर उस प्रस्ताव को रखा जा सकता है और उसको मंजूरी मिलने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। और इसके अलावा चाहे परिवहन विभाग हो, इसके अलावा कई अन्य ऐसे विभाग हैं जिनके प्रस्ताव भी जो है इस बैठक में रखा जाएगा। 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव जो है वो माना जा रहा है कि इस बैठक में रखे जाएंगे और उस पर चर्चा की जाएगी इस बैठक के अंदर। और सब कुछ अगर सबकी सहमति होती है तो फिर वो सर्वसम्मति के साथ में वो प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट से पास भी हो जाएंगे। अब से मैच कुछ देर में ये कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू होनी है। लोक भवन में ये बैठक जो है बुलाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल होंगे। उनके साथ में कैबिनेट के सभी सदस्य जो हैं वो मौजूद रहेंगे और उनमें आज इस कैबिनेट के अंदर जो प्रस्ताव अलग अलग विभागों के रखे जाएंगे, पर्यटन विभाग है, इसके अलावा ऊर्जा विभाग है, इन सभी विभागों के जो प्रस्ताव हैं वो रखे जाने की इसमें संभावना है। धान खरीद की नीति के लिए भी चर्चा हो सकती है इस बैठक में। प्रियम, ये संभव है क्या?
बिल्कुल, देखिए जो जानकारी है उसके मुताबिक इस वित्तीय वर्ष के लिए जो धान खरीद की नीति है उसमें नई जो नीति लागू की जानी है उसके प्रस्ताव को भी इसमें रखा जा सकता है। पिछली बार चूंकि जो नीति थी उसमें कई बदलाव की बात जो है वो कही जा रही थी और कई खामियों की बात निकल के सामने आई थी, तो ऐसे में उसमें परिवर्तन करते हुए उनको संशोधित करते हुए नई नीति जो है उसको लागू करने की बात कही गई है, जिसको कैबिनेट अप्रूवल की आवश्यकता है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आज इस कैबिनेट बैठक के अंदर इस नीति को जो है वो लाया जा सकता है और उसको भी मंजूरी मिल सकती है। हालांकि मंजूरी मिली या नहीं मिली ये कैबिनेट बैठक के बाद में जब मीडिया ब्रीफिंग होगी तो उसमें स्पष्ट रूप से तस्वीर सामने साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल, जब मीडिया ब्रीफिंग होगी तब सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और कहा यह जा रहा है कि किसानों को भी साधने की कोशिश इस बैठक के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि देखिए इसमें उस नीति पे भी मुहर लग सकती है, जैसे कि अभी आपने जानकारी भी दी। और क्या इस बैठक से 2024 में क्या खासा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो प्रस्ताव भी रखे जा रहे हैं जो पिछले दिनों से लगातार लंबित चल रहे थे, तो उस पर मुहर लगेगी तो 2024 में इसका प्रभाव पड़ सकता है क्या? देखिए जाहिर से तौर पर बात करें तो हर एक वो मुद्दा जो आम लोगों को प्रभावित करेगा, हर एक वो मुद्दा जो आम जनमानस को प्रभावित करेगा, उसका असर साफ तौर पे 2024 में देखने को मिलेगा और उसको लेकर निरंतर लगातार सरकार जो है वो प्रयासरत है। कैबिनेट बैठक समय समय पर होती रहती है, उसमें अलग अलग वर्गों को लेकर अलग अलग विषयों को लेकर प्रस्ताव जो है वो लाए जाते हैं जिनको कैबिनेट अप्रूवल की आवश्यकता होती है और जिनमें इस तरीके के संशोधन की आवश्यकता होती है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से धान खरीद की नई नीति जो है वो लागू करने की बात की जा रही, तो क्या वो अगर प्रभावी रूप से लागू होगी तो जाहिर सी बात है उससे किसानों को जो है वो मदद मिलेगी और उसका कहीं ना कहीं फायदा सरकार को चुनाव में मिल सकता है। हालांकि कैबिनेट की जो प्रक्रिया है वो सरकार की एक कार्यप्रणाली का हिस्सा है और लगातार समय समय पर सरकार जो है वो कैबिनेट बैठक करती रहती है, उसके अंदर अपने विभागों को लेकर ऐसे प्रस्ताव जिनमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है और उनको कैबिनेट के अप्रूवल की आवश्यकता है उनको लेकर इसमें चर्चा की जाती है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसके जरिए फायदा जरूर जो है वो 2024 में मिल सकता है, लेकिन मेन फोकस जो है वो सरकार का फिलहाल कैबिनेट बैठक जो है वो सामान्य एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत सरकार जो है बैठक जो है वो बुलाती रहती है और उस बैठक के अंदर अलग अलग विभागों के अलग अलग प्रस्ताव को लेकर चर्चा होती है। ठीक है प्रेम, बने रहिए हमारे साथ, अगले खबर में भी आपका रुख करेंगे। और इस बीच अहम जानकारी आ रही है, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बता दें कि प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 72 घंटे के लिए जारी किया गया है अलर्ट। यूपी के कुछ जिलों में आज स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारियों ने आज अवकाश की घोषणा कर दी है। तो प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुछ जिले ऐसे जहां पे रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो कुछ जिलों को येलो अलर्ट में रखा गया है। ऑरेंज अलर्ट भी कुछ जिलों में जारी कर दिया गया है। 72 घंटे के लिए यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, बारिश से जलमग्न हो चुका है पूरा लखनऊ और ऐसे में प्रदेश भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जिलाधिकारी ने स्कूल बंद करने की घोषणा भी कर दी है, तो स्कूल भी बंद रहेंगे। और ऐसे में देखिए बारिश की वजह से जहां लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे भी खासा असर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी हो चुका है। जिलाधिकारियों ने आज अवकाश की घोषणा भी कर दी है। प्रियम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रियम, 72 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल श्रुति, देखिए लगातार पिछले 2 दिन से जिस तरीके से प्रदेश के कई जिलों के अंदर बारिश जो है वो देखने को मिली है, उसको ध्यान में रखते हुए अब अगले 72 घंटों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कई ऐसे जिले हैं जहां पे रेड अलर्ट, कई जिले हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया हुआ है। जैसे कि लखनऊ है, वहां पे ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा लखीमपुर है, सीतापुर है, गोंडा है, इन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और कहा गया है कि अगले 72 घंटों के अंदर यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो है वो बारिश हो सकती है। तेज हवाएं जो है वो 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कल भी जिस तरीके से पूरा दिन अगर देखें तो लखनऊ है, सीतापुर है, बाराबंकी है, तो यानी कि आसपास के जो लखनऊ के जिले हैं वहां पर बारिश देखने को मिली है और 70 से 80 मिलीमीटर के करीब जो है वो बारिश भी यहाँ पर जो है वो दर्ज करी गई है। तो इसके अलावा चूंकि काफी तेज हवाएं भी चली, बिजली की जो है वो गिरने की कई जगह पे खबरें जो है वो निकल के सामने है, जिसकी वजह से तकरीबन 23 लोगों की मौत की खबर भी जो है वो सामने निकल कर आई है इस पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश के कारण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरी मामले को लेकर संज्ञान लिया है। उन्होंने बैठक करी, अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी अधिकारी जो है वो फील्ड पे तैनात रहें, कहीं पर भी पानी जमाव जो है वो ना होने को पाए। जहां पर इस तरीके की घटना अधिक होने की या नुकसान होने की संभावना है वहां पर
हर वो बचाव कार्य जो है वो तुरंत समय से पहले किया जाए, तैयारियां पहले से कर ली जाए कि अगर बारिश अत्यधिक होती है तो उससे जानमाल का कहीं पर नुकसान ना हो। इसको लेकर अधिकारी फील्ड पर तैनात लेकिन रहे, लगातार पानी जमाव हर की जगह जलमग्न की समस्या निकल के सामने आनी शुरू हो चुकी है। लखनऊ में ये स्थिति, ये तस्वीरें कई जगह से निकल के आ रही है, उनका क्या? स्वीटी देखिए, ये ऐसा नहीं है कि कल पहली बार इस तरीके की तस्वीरें राजधानी लखनऊ के अंदर देखने को मिली कि जब लखनऊ की सड़कें जो थी वो तालाब के रूप में परिवर्तित होती हुई दिखाई दी। पूरा लखनऊ जो था वो जलमग्न नजर आया और महज कुछ घंटों की बारिश के बाद से ही ये स्थिति जो थी वो बनने लगी थी। और उससे पहले कई तरीके के दावे लखनऊ नगर निगम की तरफ से किए जा रहे थे कि इस बार नालों की सफाई कर दी गई है और कहीं पर भी वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो सामने देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन महज कुछ घंटों बाद ही जो है जो तस्वीर थी वो एक्चुअल में निकल के सामने आई और उसमें हमको देखने को मिला कि जो मंत्री हैं उनके आवास तक में पानी भर गया, अस्पतालों में पानी भरा, एयरपोर्ट के पास में पानी की जो है वो समस्या देखने को मिली, गलियों में, घरों में लोगों के जो है वो पानी का जमाव जो है वो हो गया। तो उसकी वजह से आम जनमानस को भी काफी दिक्कतों का जो है वो सामना करना पड़ा। तो और इसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है वो सरकार पर हमला बोलता हुआ नजर आया है, क्योंकि इससे ठीक एक दिन पहले ही लखनऊ की जो मेयर हैं सुषमा खरकवाल, उन्होंने एक अपने 100 दिन के कार्यों का ब्यौरा पेश किया था और उसमें उन्होंने इस बात का दावा किया कि इस बार जिस तरीके से लखनऊ नगर निगम के अंदर कार्य किए गए हैं, नाला और नालियों की सफाई की गई है, वाटर लॉगिंग की समस्या कहीं पर भी इस सीजन में निकल के सामने नहीं आई। लेकिन महज 24 घंटे बाद जब बारिश हुई तो उसके बाद उनके जो दावे थे वो हवाई नजर आए और लखनऊ जो है पूरा तरीके से कह सकते हैं जलमग्न नजर आया। चाहे वो वीआईपी एरिया हो, वीवीआईपी एरिया हो या फिर सामान्य एरिया हो, सभी जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो निकल के सामने आई और कहीं ना कहीं आम लोगों को हर बार की तरीके से इस बार भी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन हकीकत जो है वो यही है कि हर बार इस तरीके की समस्या जो है हर साल देखने को मिलती है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश रहता है कि समय से पहले ही जब मानसून आए उसके पहले ही इन सब चीजों को लेकर तैयारी कर ली जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हकीकत जो है वो कुछ और नजर आती है और धरातल पर वो व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती हैं। सिटी जी बिल्कुल, धरातल पे साफ दिख जाता है प्रियम कि किस तरीके से नगर निगम कार्य कर रहा है इस क्षेत्र में। लेकिन बात की जाए तो अभी क्या स्थिति है? अभी भी बारिश हो रही है? देखिए, लखनऊ की बात करें तो बारिश फिलहाल कल शाम के बाद से थमी हुई है और जो जल जमाव की जो समस्या थी उससे भी लोगों को निजात मिली है। जितने भी पंपिंग सेट्स थे उनको एक्टिव किया गया तुरंत। अधिकारी जो है वो हालांकि फील्ड पर भी नजर आए, लेकिन लोगों को उस समय जरूर समस्याएं देखने को मिली। कई जगह पर बिजली कटौती की समस्या से जो लोग हैं वो जूझते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं स्थिति जो है वो सामान्य हुई है। बादली जो है वो बनी हुई है, बादल जो है वो छाए हुए हैं, लेकिन बारिश अभी फिलहाल लखनऊ के अंदर रुकी हुई है। ठीक है प्रियम, नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। दंतेवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। इसी साल छत्तीसगढ़ में होना है विधानसभा चुनाव और इसको लेकर अब मोर्चे पर तैनात गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। अमित शाह आज छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे और इससे पहले आरोप पत्र भी अमित शाह द्वारा ही छत्तीसगढ़ में जारी किया गया था। आप देखिए, छत्तीसगढ़ की कमान जो है गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। सीधे चलेंगे दंतेवाड़ा, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने के लिए। ये सारे बच्चे उसमें से जुड़े रहेंगे। लगभग 1,22,000 से ज्यादा शिक्षक हैं, वो भी जुड़े रहेंगे। उनकी डाटा रहेगा। जो विद्या समीक्षा केंद्र में 2-3 बात मैं आपको उल्लेख करता हूँ। प्रतिदिन बच्चों की अटेंडेंस उसमें पता चलेगा, शिक्षकों की अटेंडेंस पता चलेगा। शिक्षा टीवी हो या इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था विद्या समीक्षा केंद्र में रहेगा। राज्य की सारे गाइड शिक्षकों की कैपेसिटी बनाने के लिए जो व्यवस्था है वो उसमें से जुड़े रहेंगे। एक प्रकार से स्कूली शिक्षा की 360 डिग्री की जानकारी, 100% जानकारी उस पोर्टल में रहेगा, जिसके कारण
मुख्यमंत्री रोज सुबह उठे, आज मेरे राज्य में बच्चे कितने स्कूल आए हैं, कितने शिक्षक पढ़ाने आए हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, परीक्षा में असेसमेंट में क्या उत्तर हो रहा है, और आगे चल के वो सुदूर। तो देहरादून से आप सुन रहे थे कि किस तरीके से मंत्री का क्या कुछ कहना था। खबर में आगे बढ़ेंगे। दौसा में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा है कि पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। दरअसल जनरल वीके सिंह से पीओके के शिया मुस्लिमों की ओर से भारत का रास्ता खोलने की मांग को लेकर सवाल किया गया था। इस पर उन्होंने ये जवाब दिया। देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने सोमवार को कहा कि चीनी सेना ने केंद्र शासित प्रदेश में 1 इंच जमीन भी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया है। वहीं इस पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि लगातार ये बातें होती रही है कि चीन ने भारत की सीमा में अतिक्रमण कर जमीन हथियाई है। उपराज्यपाल किस आधार पर कह रही हैं, ये हमारे समझ से बाहर है, लेकिन लगातार ये खबरें आती रही है और आजकल तो सैटेलाइट से सब कुछ दिखता है। देखिए, अब चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ न कुछ तो बोलना ही है। मुझे क्यों दूसरी सीट की तलाश होगी? पाटन की जनता ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया है और अब भी पार्टी टिकट देगी तो मैं पाटन से ही लड़ूंगा। लद्दाख के जो गवर्नर है उनका कहना है कि चीन की एक भी इंच की जो है जमीन को है उसको और नहीं हथियाया है भारत। तो इस पर क्या कहेंगे लद्दाख के बीडी शर्मा गवर्नर? लगातार ये बात उठती रही है कि चीन है वो भारत की सीमा में अतिक्रमण करके जमीन हथियाए हैं। अब राज्यपाल किस आधार पे कर रहे हैं ये तो समझ के बाहर है, लेकिन लगातार ये खबरें आती है और आजकल तो सैटेलाइट से सब कुछ दिखता है। भाई, गूगल सब कुछ जानकारी दे देती है, तो उसे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इस प्रकार की जो घटनाएं सीमा पे छेड़छाड़ हो रही है वो गलत है। थैंक यू। और राजधानी भोपाल में शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर राज्य वन शहीद स्मारक एवं चंदनपुरा नगर वन का लोकार्पण किया। शिवराज सिंह ने कहा है कि अब तक वनों की रक्षा करते हुए शहीद के परिवार को 10 लाख की सम्मान निधि दी जाती है। उस राशि को बढ़ाकर 25 लाख अब कर दिए गए हैं। आज उन परिवारों को मैं प्रणाम करता हूं जिनका हम लोगों ने मिलकर स्वागत किया, उन्हें कुर्बानी दी है वन्य प्राणियों की और वनों की रक्षा करते हुए। मैं उन सब परिवारों के प्रति प्रदेश की जनता की ओर से अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता हूं। और जैसा विजय साहब जी कह रहे थे, कभी शहीद को 10 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाती है, उसको बढ़ा के भगवान न करे या हमको कभी न देना पड़े। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं, लेकिन मजबूरी में कभी देना पड़े तो 25 लाख रुपया बढ़ा के की जाएगी सम्मान निधि। वर्दी और आहार भत्ता के बारे में जो बात उन्होंने कही है उसको भी मैं स्वीकार करता हूं, उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। और एक बात, कुछ चुने हुए बन के रखवाले मित्रों के साथ मैं एक बैठक करूंगा जिसमें महावत वन रक्षक से लेकर संख्या बड़ी ना होने के 1-1, 2-2, 3-3 प्रतिनिधि उनकी हो, वो सारे प्रतिनिधि बुला के सीएम हाउस में बुलाएंगे। हम चर्चा करके और भी समस्या होगी तो उसका निवारण भी हम करेंगे। मैं वन विभाग के साथियों का अत्यंत आदर करता हूं, विशेषकर जब जंगलों में हम देखते हैं हफ्ते 15 दिन घोर घने जंगल में हाथ में डंडा लेके पैदल गश्त करते हैं। कहीं शेर का खतरा, कहीं रीछ का खतरा, कहीं और किसी बड़े प्राणी का खतरा, तो भी खतरा उठाकर वन बचाने का काम करते हैं। अपने परिवार से दूर रहते हैं। महावत और कटर जैसे लोग भी जो अल्प वेतन पर काम करते हैं, उनकी चिंता भी हमको करनी चाहिए। और इसलिए एक बार उनसे संवाद हम जरूर करेंगे
ताकि कुछ और समस्याओं की जिंदगी में हो तो उन समस्याओं का भी समाधान किया जा सके। जो अल्प वेतनभोगी और अनियमित कर्मचारी है उनके कल्याण की भी रूपरेखा हम बैठकर बनाएंगे ताकि उनकी जिंदगी में भी सवेरा हो सके और उनका जीवन सुखी बन सके। और राहुल गांधी इन दिनों विदेश दौरे पर है, जहां वो बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल पर वार करते हुए कहा कि जब भारत वैश्विक मंच पर चमकता है तो कुछ पार्टियां बेचैन हो जाती है। कुछ लोगों की मानसिकता खुद को सुधारने के बजाय दूसरों को नीचा दिखाने में होती है। यूरोप में बैठ के राहुल गांधी देखिए, कुछ ऐसे दल होते हैं जिनको जब भारत एक सितारे के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा हो तो एक बेचैनी का अनुभव उनको होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विचारधारा और सोच अपनी लकीर लंबी खींचने की नहीं, लेकिन दूसरों की लकीर को छोटी करने की मानसिकता होती है। जिस भारत ने सफलतापूर्वक और मैं कहूंगा ऐतिहासिक रूप से सफलतापूर्वक G20 का आयोजन प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में संभव किया, पूरे विश्व के नेताओं ने, चाहे राष्ट्रपतियों हों, प्रधानमंत्री हों, भारत दर्शन किया और भारत की आर्थिक एवं आध्यात्मिक शक्ति और सांस्कृतिक शक्ति, मूल्यों की शक्ति, सिद्धांतों की शक्ति का अनुभव किया। राजघाट में जाकर बापू महात्मा को विश्व के G20 के देशों के नेतृत्व ने विनम्र पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की। और जिस G20 जो भारत में आयोजित हुई, वहां दिल्ली की डिक्लेरेशन संभव हो पाई। जिस दिल्ली डिक्लेरेशन में केवल भारत के समक्ष चुनौतियां नहीं, ग्लोबल साउथ के समक्ष चुनौतियां नहीं, लेकिन विश्व के सामने चुनौतियों को उल्लेख पूरे विश्व के नेताओं ने किया। और जिस G20 में भारत से खाड़ी देशों से यूरोप तक एक नया अधोसंरचना और व्यापार का चैनल की नींव रखने की एक ऐतिहासिक घोषणा की गई, उस सफलतापूर्वक आयोजित G20 से जलन कुछ छोटी मानसिकता के दलों की हुई है। और ये सोच और ये विचारधारा रखना और दोबारा विदेश में जाकर भारत माता की आलोचना करना, मैं मानता हूं कि आज देश की जनता पूर्ण रूप से ऐसे नकारात्मक शक्तियों को जान चुकी है, पहचान चुकी है और उनको आने वाले दिनों में पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, लेकिन तीसरी बार भी सबक सिखाने के लिए पूर्ण रूप से आतुर रहेगी। चलिए, तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।